हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वैश्वीकरण होगा। वैश्वीकरण पार्ट फर्स्ट में हमने 8 पॉइंट या टॉपिक्स लिए हैं, तो आइए समझते हुए चलते हैं एक एक टॉपिक या क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है और चैप्टर का नाम भी है कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, ये लगभग सभी एक ही वर्ड है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है संसाधनों का, पूंजी का, तकनीक का, लोगों का मुक्त आवागमन। हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण वह स्थिति है जिसके अनुसार पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। आज 21वीं शताब्दी में वैश्वीकरण की प्रक्रिया चरम पर है और दुनिया के लगभग सभी देश एक दूसरे के साथ अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। बात आती है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब से आरंभ हुई। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया तो आरंभ से ही मौजूद रही है। हाँ, फर्क ये सिर्फ इतना है कि समय के साथ साथ उसने अपना विस्तार किया है। तो आइए दोस्तों समझते हुए चलते हैं वैश्वीकरण से संबंधित अलग अलग टॉपिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और इसके क्या कारण है, यानी वे कौन से कारण है जिसने वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरे विश्व में बढ़ावा देने का काम किया। तो वैश्वीकरण के लिए सबसे पहला कारक जिम्मेदार रहा है संचार क्षेत्र या संचार क्षेत्र में क्रांति का होना। संचार क्षेत्र में क्रांति के अंतर्गत हम मोबाइल, इंटरनेट, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लाते हैं। आईसीटी के कारण पूरे विश्व के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी। पूरे विश्व में कहीं पर भी हम आसानी से अपने विचारों को भेज सकते हैं और वहाँ के दुनिया के किसी विषय में कहीं कोई घटनाएं घट रही होना हम आसानी से जान सकते हैं, जिसने पूरे विश्व को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम किया। ठीक इसी तरह वैश्वीकरण के लिए परिवहन क्षेत्र में होने वाले बदलाव भी जिम्मेदार है। हम देखते हैं आज मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, इसके अलावा एयरलाइनों का विस्तार पूरे विश्व में है। आसानी से कुछ ही घंटों के अंदर हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकते हैं। तो दुनिया इससे बड़ी नहीं हुई, दुनिया इससे छोटी हो गई। और यही कारण है कि वैश्वीकरण के कारण हम एक नया वर्ड भी यूज़ करने लगे हैं जिसे हम ग्लोबल विलेज का नाम देते हैं। यानी वैश्वीकरण के कारण दुनिया एक छोटे से गांव के रूप में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार, पूरे विश्व के साथ व्यापार का होना, आयात एंड निर्यात लगातार बढ़ रहा है। सभी देशों का डिपेंडेंसी बढ़ रही है सभी देशों की, और तेजी से विकास भी हो रहा है। तो विश्व व्यापार की प्रक्रिया ने भी वैश्वीकरण को संपन्न करने का काम किया। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाएं, दुनिया के अलग अलग और महामारियां, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं का विस्तार होता रहा है। सुनामी, भूकंप, चक्रवात, जैसे 2004 की सुनामी काफ़ी विनाशकारी सुनामी थी। पूरे वर्ल्ड को उसने इफेक्टिव किया। दुनिया के लोगों का उत्सुकता जागी कि कहाँ पर ये सुनामी आई, उसके क्या प्रभाव पड़े। ठीक इसी तरह महामारियाँ पूरे विश्व को प्रभावित करते रही हैं। फॉर एग्जांपल वर्तमान में कोविड-19 का कहर हमने देखा, पूरा विश्व उससे इफेक्टिव हुआ, प्रभावित हुआ, और आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट उसका देखा जा सकता है। तो इसने पूरे विश्व के ध्यान को आकर्षित किया कि कहाँ से इसने एक्सटेंशन किया, किन देशों पर प्रभाव फैला रही है और इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा वैश्वीकरण का क्या अर्थ और इसके लिए क्या कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण को बहुआयामी प्रक्रिया का नाम क्यों दिया जाता है। वैश्वीकरण को बहुआयामी प्रक्रिया क्यों कहते हैं, या वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो जब वैश्वीकरण को, अब बात आती है कि वैश्वीकरण को बहुआयामी प्रक्रिया क्यों कहा गया, क्योंकि वैश्वीकरण अपने आप में एक वाइड वर्ड है जो लगभग अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए चलता है। राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र एंड सांस्कृतिक, इन क्षेत्रों को इसने स्पेशली प्रभावित करने का काम किया है। बात आती है वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े, तो सिचुएशन में भी हम 3 पॉइंट उठाएंगे: राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव एंड सांस्कृतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव वैश्वीकरण के यदि हम देखें तो उसमें सकारात्मक तो रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक हमें नकारात्मक भी नजर आए हैं। जैसे राज्य की कल्याणकारी धारणा का नष्ट होना। आमतौर पर अब तक राज्य की धारणा कल्याणकारी स्टेट के रूप में रही है, राज्य के रूप में रही है, जिसके अनुसार राज्य लोगों के रोजगार के लिए, खाद्य संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए, विकास के लिए तरह तरह के प्रयास करता रहा है। लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने कल्याणकारी धारणा को नष्ट कर दिया है और उसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य की धारणा का जन्म हुआ है। यानी एक ऐसा राज्य है जो लोगों के विकास से अपना आप को धीरे धीरे हटाता जा रहा है। नेक्स्ट,
वैश्वीकरण का राजनीतिक क्षेत्र में एक नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि राज्य की प्रभुसत्ता सीमित हो गई। प्रभुसत्ता राज्य का सर्वोच्च आदेश, यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाने से पहले लगभग हर राष्ट्र की प्रभुसत्ता व्यापक थी। प्रभुसत्ता आज भी सभी राष्ट्रों की अलग अलग है और अखंड है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रों की प्रभुसत्ता सीमित हो रही है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई भी देश या अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं ले सकता, उसे विश्व जनमत का ध्यान रखना होगा। तो हम कह सकते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता सीमित हो गई। बात आती क्यों हुई? सैनिक गुटों की सदस्यता के कारण, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के कारण। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य बनते हैं तो उनके रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, तो हम मान सकते हैं कि प्रभुसत्ता सीमित हुई है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के नाम पर अन्य देशों में दखल। वैश्वीकरण का राजनीतिक क्षेत्र में एक नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि लोकतंत्र के नाम पर ताकतवर देश दुनिया के कमजोर और पिछड़े राष्ट्रों या विकासशील राष्ट्रों में इंटरफेयर करते हैं। चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है या उन पर तानाशाही या सैनिक शासन के आरोप लगाकर वहाँ कठपुतली सरकार बैठा दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने राजनीतिक क्षेत्र को नकारात्मक रूप से ही प्रभावित किया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के यदि आर्थिक प्रभाव को देखें तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि वैश्वीकरण ने आर्थिक क्षेत्र में दो प्रभाव छोड़े हैं। पहले को हम सकारात्मक और दूसरे को नकारात्मक कहते हैं। वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ कि दुनिया के अलग अलग देशों में विकास की लहर चली। विकसित देशों से तकनीक, संसाधन विकासशील देशों की तरफ चले, पूंजी का आवागमन बढ़ा, एफडीआई का स्वरूप विकसित देशों से विकासशील देशों में आया, तकनीक विकसित देशों से विकासशील देशों में आई, रोजगार के अवसर विकासशील देशों में भी बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो आई। तो ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने आमतौर पर पॉजिटिव या सकारात्मक प्रभाव डालने का ही काम किया है। यही कारण है कि राष्ट्रों के बीच पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ गई है। विकसित देश विकासशील देशों पर और विकासशील देश विकसित देशों पर निर्भर हो चुके हैं। उस स्थिति को ही हम पारस्परिक निर्भरता का नाम देते हैं। बात आती है कि वैश्वीकरण के क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो यदि हम देखें तो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव कुछ ज़्यादा दिखाई देते हैं। जैसे वैश्वीकरण का लाभ आमतौर पर शक्तिशाली देश ही उठा पाए हैं, विकासशील देश नहीं। विकासशील देशों में भी एक वर्ग विशेष ही, पूंजीपति वर्ग ही वैश्वीकरण का लाभ उठा पाया है। निर्धन गरीब वर्ग इसका लाभ नहीं उठा पाया। यही कारण है कि आय की दृष्टि से विषमता बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, रोजगार के परंपरागत अवसर नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा एमएनसी का सामना विकासशील देशों की कंपनियां नहीं कर पा रही हैं। एमएनसी द्वारा वहाँ के संसाधनों का, यानी विकासशील देशों के संसाधनों का शोषण किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। बात आती है कि वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े। तो दुनिया भर की संस्कृतियाँ एक दूसरे के साथ मिली हैं, ये सकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया कल्चर दुनिया के अलग अलग देशों में फैलता हुआ देखा जा सकता है। दुनिया के अन्य देशों का कल्चर हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है, जिसे हम पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भी कह सकते हैं। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में एक मिला जुला प्रभाव हमें वैश्वीकरण के कारण देखने को मिल रहा है। वैश्वीकरण के संदर्भ में यही कारण एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं मैकडोनाल्डीकरण। क्या है मैकडोनाल्डीकरण? पूरे वर्ल्ड में मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंटों का खुलना मैकडोनाल्डीकरण के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक क्षेत्र में एक नकारात्मक प्रभाव यह मान सकते हैं कि कमजोर संस्कृतियां नष्ट होती चली जा रही हैं। अब आइए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि वैश्वीकरण के साथ प्रवाह शब्द क्यों जुड़ा हुआ है। प्रवाह यानी फ्लो। तो वैश्वीकरण के साथ प्रवाह शब्द इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वैश्वीकरण लगभग अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव लाने का काम करता है। वैश्वीकरण का मतलब ही आधुनिकीकरण से है, तकनीक को अपनाने से है, अंधविश्वासों को समाप्त करने से है, निरंतर प्रगति से है। तो यही कारण है कि वैश्वीकरण के साथ हम प्रवाह शब्द को जोड़ते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। क्या है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण परिवहन, संचार क्षेत्र में जो बदलाव हुए, विश्व व्यापार का जो विस्तार हुआ, उन सब के कारण दुनिया के सभी राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह निर्भर हो चुके हैं। तो उस स्थिति को ही हम विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के नाम से जानते हैं। कोई भी देश
ये नहीं कह सकता कि मैं अपने ही संसाधनों के बल पर अपना विकास करूँगा। ये संभव नहीं है। हमें दूसरे देशों का सहयोग लेना पड़ेगा और दूसरे देश हमारे सहयोग लेकर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। इस स्थिति को विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का नाम देते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे सामने कि वैश्वीकरण के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा कवच का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा कवच का क्या अर्थ है? तो सामाजिक सुरक्षा कवच से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसके अनुसार समाज के वंचित, कमजोर, असहाय और फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में SC, ST, OBC कम्युनिटी वैश्वीकरण के लाभों को सही ढंग से नहीं उठा पा रहा है या उसके ऊपर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमारे इंडिया में अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है, करीब 26% हिस्सा। बेरोजगारी चरम पर है। तो उन सब हालातों में हमें सामाजिक सुरक्षा कवच को अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें वंचित और असहाय लोगों की समाज स्वयं मदद करे, सरकार द्वारा प्रयास किए जाएं और अलग अलग NGO अपनी तरफ से सकारात्मक कदम उठाएं तो उस स्थिति को सामाजिक सुरक्षा कवच का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षणवाद की नीति। क्या है संरक्षणवाद? तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि संरक्षणवाद की नीति वो नीति जिसे दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों ने समय समय पर अपनाया हुआ था। संरक्षणवाद के अंतर्गत एक देश अपनी कंपनियों का, अपनी अर्थव्यवस्था का बचाव करता है विदेशी कंपनियों से। भारत द्वारा भी 1947 के बाद कुछ हद तक संरक्षणवाद की नीति को अपनाया हुआ था, जिसके अंतर्गत आयात कर लगाए जाते हैं, यानी विदेशों से जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है उस पर टैक्स लगाना। इसके अलावा आयात सीमा रखना कि एक निश्चित मात्रा में हम आयात को कर सकते हैं। यदि हम देखें तो वर्तमान समय में भारत समेत दुनिया के लगभग सभी देशों ने संरक्षणवाद की नीति का समापन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की दिशा में भारत, यानी भारत ने वैश्वीकरण के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो वैश्वीकरण की दिशा में भारत ने 1947 के बाद ही अपने आप को तेजी से आधुनिक बनाने का काम किया। इसी का परिणाम है कि हम लगातार आगे बढ़ते रहे। 1984 में हमने राष्ट्रीय कंप्यूटर नीति का निर्माण किया ताकि IT सेक्टर को देश में बढ़ावा दिया जा सके, वक्त के अकॉर्डिंग ढला जा सके और वह भारत जिसे विदेशों में सपेरों के देश के नाम से जाना जाता है या कृषि पर निर्भर देश के रूप में जाना जाता है, उस देश को आधुनिक बनाया जा सके। तो 1984 की राष्ट्रीय कंप्यूटर नीति काफ़ी सकारात्मक हुई। भारत IT के क्षेत्र में लगातार बढ़ता गया। इसी का परिणाम है कि आज पूरे वर्ल्ड में भारतीय IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की डिमांड है। 1991 वेरी इंपॉर्टेंट कदम थे 1991 की नई आर्थिक नीति के रिगार्डिंग। 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई जिसे हम LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन 3 नीतियों को अपनाने से भारतीय इकोनॉमी फॉरेन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, MNC के अकॉर्डिंग खुलती चली गई और विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन होता चला गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 1991 का आर्थिक सुधार मील के पत्थर माने जाते हैं। उदारीकरण के अंतर्गत व्यापार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाया गया। निजीकरण के अंतर्गत वे गवर्नमेंट कंपनियां जो घाटे में चल रही थी उन्हें प्राइवेट हाथों में देने की रणनीति अपनाई या गवर्नमेंट कंपनियों को काफ़ी हद तक स्वतंत्रता देने की नीति अपनाई ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके और प्रोडक्शन को कर सके। वैश्वीकरण जिसके अनुसार पूरे विश्व के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना था। इसके अलावा MNC मल्टीनेशनल कंपनीज या ट्रांसनेशनल कंपनीज को बढ़ावा दिया गया। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। SEZ स्पेशल इकोनॉमी जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र को भारत में अलग अलग जगहों पर स्थापित किया गया ताकि औद्योगिक विकास को गति दी जा सके। इसके अलावा तो दोस्तों हमने पढ़ा कि वैश्वीकरण की दिशा में भारत के क्या प्रयास रहे हैं। तो भारत ने काफ़ी हद तक सकारात्मक कदम उठाए हैं वक्त के अकॉर्डिंग ढलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्या है पेटेंट तथा इसका विरोध क्यों होता है। तो पेटेंट वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार विदेशी कंपनियां विकासशील देशों की खोजों को अपने नाम से पेटेंट करा लेती है। पेटेंट वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार विकसित देशों की कंपनियां विकासशील देशों की खोजों को अपने नाम से पेटेंट करा लेती है। पेटेंट कराने का मतलब ये हुआ कि जिस खोज को हमने अपने नाम से पेटेंट करा लिया, कल को उस खोज पर कोई भी दावा नहीं कर सकता। इस विधि का या इस तरीके का विकसित देशों की कंपनी ने गलत लाभ उठाया। हमें जानकारी होनी चाहिए कि हल्दी और नीम
भारत में शुरू से ही परंपरागत रूप में औषधि के रूप में इस्तेमाल होते रहे हैं। विदेशी कंपनियों ने हल्दी और नीम का जब पेटेंट कराने का प्रयास किया तो भारतीय कंपनियों ने भारत में उसका कड़ा विरोध किया और कड़े विरोध के बाद आखिरकार उन्हें पीछे किया जा सका। लेकिन जो देश विरोध नहीं कर पाते, जिन्हें पता नहीं चल पाता, उनके संसाधनों को पेटेंट के नाम पर हड़प लिया जाता है। तो यही कारण है इस प्रक्रिया का विरोध किया जाता है। तो दोस्तों, वैश्वीकरण पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अब हम आपको वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के सेकंड पार्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने 9 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विकासशील देश वैश्वीकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं। आज जब पूरे विश्व में वैश्वीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है या फैल रही है, तो उन हालातों में ऐसे क्या कारण हैं जिससे विकासशील देश या तीसरी दुनिया के देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। तो विकासशील देशों द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध करने के लिए हम करीब 4 पॉइंट्स लेकर चलते हैं। जैसे लोकतंत्र के नाम पर दखल दिया जाना। विकासशील देशों में विकसित देश लोकतंत्र के नाम पर दखल देने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर चुनी गई सरकारों को बर्खास्त किया जा रहा है या हटाया जा रहा है, और उन सरकारों को हटाकर वहाँ पर कठपुतली सरकार स्थापित की जा रही है, जिसका परिणाम उन देशों में युद्ध गृह युद्ध के रूप में नजर आ रहा है। विकासशील देश वैश्वीकरण का विरोध एमएनसी के कारण भी कर रहे हैं। एमएनसी मीन मल्टीनेशनल कंपनीज, ये दुनिया के अलग अलग देशों में अपने उद्यम को स्थापित करती हैं, अपनी कंपनियां स्थापित करती हैं और फिर वहाँ के संसाधनों का खुलकर मिसयूज करती हैं, दुरुपयोग करती है, और हालत ये आ जाती कि एक देश एमएनसी पर डिपेंड हो जाता है। तो इन सब कारणों से विकासशील देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट है रोजगार के परंपरागत अवसरों का नष्ट होना। परंपरागत अवसर जो पहले से चलते चले आए हैं, यह हम कह सकते हैं कि एक देश की जो घरेलू कंपनियां हैं वो एमएनसी का सामना नहीं कर पा रही या वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग अपना आप को नहीं ढाल पा रही, जिसका परिणाम परंपरागत रोजगार के अवसरों के समाप्त होने के रूप में देखने को मिल रहा है, और उन देशों में निर्धनता, बेरोजगारी लगातार अपना विस्तार कर रही है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव संस्कृति के नष्ट होने के रूप में भी नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी संस्कृति इतनी कमज़ोर नहीं होती कि अदर देशों की संस्कृति उसको समाप्त करे, लेकिन कहीं ना कहीं भाषाओं की दृष्टि से, कुछ खान पान, पहनावे या जीवन मरण आदि से संबंधित जो हमारी संस्कृति है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ता है। तो इन्हीं सब का परिणाम है कि विकासशील देश इसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि WSF और ISF क्या है ये संगठन। तो WSF और ISF वर्ल्ड सोशल फॉर्म और इंडियन सोशल फॉर्म ऐसे संगठन है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि वैश्वीकरण विकसित देशों का अनुरूप है, विकासशील देशों का अनुरूप नहीं है। बात आती है सबसे पहले WSF वर्ल्ड सोशल फॉर्म विश्व स्तर पर काम करने वाला संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई। इसकी पहली बैठक ब्राजील के पोर्ट अलगेरे में हुई, जिसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध किया गया और विकासशील देशों के हितों की रक्षा की बात कही गई। 2004 में चौथी बैठक भारत के मुंबई में हुई। इस सम्मेलन में भी विकासशील देशों के हितों की रक्षा की बात कही गई, एमएनसी का विरोध किया गया, समाज के कमजोर तबके को आगे बढ़ाने की बात कही गई। तो कभी कभी हम 2004 के WSF सम्मेलन को मुंबई प्रतिरोध का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट 2007 में 7वीं बैठक केन्या के नैरोबी में भी हुई। इसके बाद तब से लेकर आज तक समय समय पर WSF की बैठकें होती रहती है, ताकि विकासशील देशों के हितों को सुरक्षित बनाया जा सके। नेक्स्ट ISF इंडियन सोशल फॉर्म, ये इंडिया लेवल पर काम करने वाला संगठन है जो वंचितों की आवाज़ को उठाने का काम करता है और वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को रोकने का काम करता है। तो हमने पढ़ा WSF और ISF। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है डिजिटल अर्थव्यवस्था। आज के समय में सभी काम या कार्य ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेस पर हो रहे हैं। ऑनलाइन लेन देन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन बिजनेस, तो इस सिचुएशंस को ही हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। डिजिटल, दोबारा रिपीट करें, डिजिटल अर्थव्यवस्था से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के उस रूप से है
जिसमें सभी कार्य डिजिटल पैटर्न से हो, डिजिटल कंप्यूटर पद्धति का यूज़ करके ई बिजनेस वगैरह, इन सब को हम डिजिटल अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है नव उदारवाद? नव उदारवाद एक ऐसी विचारधारा जिसमें पूंजीवादी तौर तरीकों का समर्थन किया गया, आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, लोकतांत्रिक पद्धतियों पर बल दिया गया, लोक अधिकारों को फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि दक्षिण पंथ और वाम पंथ। दक्षिण पंथ वह विचारधारा जिसमें पूंजीवादी तौर तरीकों पर बल दिया जाता है, जबकि वामपंथ विचारधारा जिसमें समाजवादी तौर तरीकों पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है नवोपनिवेशवाद? नवोपनिवेशवाद वह स्थिति जो साम्राज्यवाद का ही दूसरा रूप है। नवोपनिवेशवाद के अंतर्गत एक देश दूसरे देश के संसाधनों का मिसयूज करता है, उस देश को कर्ज दे दिया जाता है जिसे आने वाले टाइम में चुका नहीं पाता। इसके अलावा उस विकासशील देशों में अपनी कंपनियां लगा दी जाती हैं। हम कह सकते हैं कि नवोपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का दूसरा रूप है, जिसमें एक देश पर को कर्जा देते हुए अपनी कंपनियां लगाते हुए उसके संसाधनों का खुलकर शोषण किया जाता है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती नवोपनिवेशवाद का उभरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है कि MNC TNC बहुराष्ट्रीय कंपनियां या पारराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? MNC मल्टीनेशनल कंपनीज, TNC ट्रांसनेशनल कंपनीज। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां जो स्थापित तो किसी एक देश में होती है, हेडक्वार्टर तो उनका किसी एक देश में होता है, लेकिन विश्व स्तर पर उनका फैलाव होता है। आज पूरे विश्व में MNC TNC का एक विस्तार देखा जा सकता है। MNC के अंतर्गत हम पेप्सी, कॉक, मैकडोनाल्ड, इसके अलावा जापानी कंपनियां फॉर एग्जांपल होंडा, पैनासोनिक, सुजुकी, माजदा, कैनन, दक्षिणी कोरियाई कंपनियां सैमसंग, LG, ये सब हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं। बात आती है कि MNC TNC पॉजिटिव रूप में या नेगेटिव रूप में, तो जाहिर सी बात है कि आज हम वैश्वीकरण के दौर में चल रहे हैं या जी रहे हैं, तो सिचुएशंस में MNC हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक बड़ा माध्यम है। हाँ, थोड़े बहुत प्रभाव या दुष्प्रभाव इनके विकासशील देशों पर जरूर पड़ते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश के प्रगति विकास में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या वैश्वीकरण की प्रक्रिया हमारे सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है? तो इसके लिए हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, जनार्दन, रामधारी एंड सारिका। जनार्दन एक कॉल सेंटर कर्मी है, इंडिया से बिलोंग है, लेकिन जनार्दन की जो लाइफ है वो फॉरेन के अकॉर्डिंग है। फॉरेन लैंग्वेज में उसको कॉल को अटेंड करना होता है, रिस्पॉन्स देना होता है। जनार्दन की जो छुट्टी वगैरह का प्रोसेस है वो भी हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग ना होकर फॉरेन के अकॉर्डिंग है। तो हम कह सकते हैं कि जनार्दन जैसे व्यक्तियों की लाइफ को वैश्वीकरण ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। अच्छी खासी सैलरी का भी प्रोसेस जनार्दन को या जनार्दन जैसे लोगों को मिला हुआ है। इससे रामधारी गार्जियंस हैं, अपने बच्चों के लिए कभी बॉर्बीडॉल या कभी चाइनीज साइकिल जैसे प्रोडक्ट को वो प्रोवाइड कराता है और बच्चे भी उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं। तो हम जान सकते हैं कि रामधारी जो इंडिया में लेकिन अमेरिकन, चाइनी, जापानी देशों में बनी हुई वस्तुओं का, चीज़ों का इस्तेमाल वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। इस तरह सारिका ग्रेजुएट है, एजुकेटेड है, उसका अपना सपना है कि जो परंपरागत पैटर्न थे, तौर तरीके थे, उन्हें छोड़कर मुझे अपनी लाइफ को एक अलग लुक में लेके जाना है। और हमारी सबकी खुद भी लाइफ भी वैश्वीकरण से प्रभावित है। हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण सामाजिक जीवन को काफ़ी गहरे रूप में प्रभावित कर रहा है। नया क्वेश्चन हमारे सामने है कि वैश्वीकरण कैसी पद्धति है। वैश्वीकरण के पार्ट फर्स्ट और वैश्वीकरण के पार्ट सेकंड को समझने के बाद हमें पता चलेगा, या हम गहराई पूर्वक देखें कि किसी भी वस्तु के विचारधारा के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। वही 2 पहलू वैश्वीकरण के संदर्भ में भी उचित ठहरते हैं। वैश्वीकरण एक तरफ सकारात्मक पद्धति है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल में बदलाव आना, मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी, ICT, ये सब एग्जाम्पल वैश्वीकरण के। अगर वैश्वीकरण ना हो तो हमारा जीवन कुछ आदिवासी जीवन की तरह हो जाएगा। बात आती है वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे आय में विषमता का बढ़ना, अमीर गरीबी के बीच गैपिंग का बढ़ना, संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण होना,
समाज के कमज़ोर वंचित वर्गों की दशा का निरंतर डाउन होते जाना। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के गुण लिए हुए हैं। जरूरत इस बात की कि हम वैश्वीकरण से बचने की कोशिश ना करें, बल्कि वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल कर चलें।